नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे ईसोफेगस कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। ईसोफेगस मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में खाने की नली का कैंसर। ये बेसिकली हम जब मुंह से खाना खाते हैं तो नीचे एक थैली होती है जहाँ पे खाना जाके इकट्ठा होता है, उसको स्टमक बोलते हैं। तो मुंह और स्टमक के बीच एक फूड पाइप होती है, खाने की नली होती है, वो ईसोफेगस है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो निश्चित तौर पे खाने की नली में ब्लॉकेज होगा तो डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया मतलब खाना खाने में गिटकने में तकलीफ़ होगी। पहले ये डिफ़िकल्टी सॉलिड फूड्स में होती है, मतलब रोटी चावल खाने में गिटकने में तकलीफ़ होगी। जब बीमारी बढ़ती है, खाने की नली का फूड पाइप का ब्लॉकेज बढ़ता है तो लिक्विड के लिए भी हो जाते हैं, मतलब फिर बाद में धीरे से पानी पीने में भी दिक्कत होती है। दूध और दाल, इस तरीके के जो सेमी सॉलिड और लिक्विड चीज़ें उसको भी खाने गिटकने में तकलीफ होने लगती है। वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस बेसिकली एडवांस स्टेज में होता है, बट निश्चित तौर पे यदि खाना खाने गिटकने में ही तकलीफ़ है तो वेट लॉस तो हो गई। ये उसके लक्षण हैं। कारण के जहाँ तक प्रश्न है, कोई एक कारण बोलना तो मुश्किल है, पर अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ कॉमन कारण हैं। वेट ज़्यादा होना, ओवर वेट होना, ये भी अपने आप में एक रीज़न बनता है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये कहीं न कहीं हमारे ज़्यादातर कैंसर का कारण बनता है। फिज़िकली इनएक्टिव रहना, खाने में फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स इसका कम होना, प्रोसेस्ड फूड, हाई कैलोरी डाइट, ये सारे इस कैंसर के लिए भी रीज़न बनते हैं। ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले तो हमको डायग्नोसिस कंफर्म करनी होती है। तो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं। खाने की नली फूड पाइप को टेस्ट करके देखते हैं, यदि अंदर कहीं कुछ भी ग्रोथ है, कहीं कुछ रुकावट है, कोई ट्यूमर है तो दिख जाता है उसमें, और फिर उसमें से टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेजते हैं जिसको बायोप्सी बोलते हैं। यदि उसमें कैंसर आया तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। और फिर एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गई तो फिर ये पता किया जाता है कि कौन सा स्टेज है। स्टेज कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन या पेट स्कैन नाम की जांच होती है। ट्रीटमेंट बेसिकली इसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 में मेनली रेडिएशन या CT-RT कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं। मिडिल 1/3, लोअर 1/3 में सर्जरी का रोल ज़्यादा है। में कंबाइंड मॉडलिटी सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से स्टेज में डायग्नोस हुआ है। सर्जरी इसकी आजकल वैट्स, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। दूरबीन पद्धति जो आम बोलचाल की भाषा में होते हैं, वैट्स, लेप्रोस्कोपी कई एडवांस वर्जन है। वैट्स उसके माध्यम से होते हैं। ओपन भी होते हैं, ओपन में पूरा चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद फिर जब उसको जांच के लिए भेजते हैं तो फिर एग्जैक्टली समझ में आता है कि कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, कितने नहीं। उसके आधार पे फिर आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, कीमोथेरेपी देना है, रेडियोथेरेपी देना है, ये सब डिसाइड होता है। फॉलोअप का जहाँ तक प्रश्न है तो शुरू के 5 साल ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद बुलाया जाता है, जिसमें मेनली एंडोस्कोपी करके देखते हैं कहीं बीमारी वापस तो नहीं आ रही। अच्छी बात यह है कि अब हम ये सारा ट्रीटमेंट आयुष्मान के माध्यम से भी कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक चूँकि आयुष्मान सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे, मतलब कैश में ही पॉसिबल था, पर अब चूँकि आयुष्मान उपलब्ध है तो हम आयुष्मान में भी इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। और भी यदि कुछ प्रश्न होंगे तो हम उसको आने वाले सेशन में लेने